उदास अपने कमरे में बैठा होता है। ये देखकर भावना अपने पति अमन के पास जाती है और कहती है, सुनिए ना, जेठ जी को जरा देखिए तो, कैसे उदास बैठे हैं अपने कमरे में। जब से दीदी का देहांत हुआ है तब से जेठ जी के चेहरे से मुस्कान ही चली गई है। हाँ भैया की तो मुझे भी टेंशन होती है, ना वो किसी से कुछ बोलते हैं ना बाहर खाने के लिए आते हैं, बिल्कुल चुप से हो गए। उन्हें ऐसा देखकर अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आज नहीं तो कल जेठ जी को इन सब से बाहर निकलकर अपनी ज़िंदगी पर ध्यान तो देना ही होगा ना। और अभी तो उनकी ज़्यादा उम्र भी नहीं है। सो तो है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें जिससे भैया इस सदमे से बाहर आ जाए। देखिए, मुझे तो यही लगता है कि हम जेठ जी की दोबारा शादी करवा देते। अभी इनकी उम्र ही क्या है, दोबारा घर बस जाएगा तो ये गम भी बहुत जल्दी भूल जाएंगी। बात तो सही है। चलो अभी चलकर हम भैया से इस बारे में बात करते हैं। अमन और भावना वहाँ से तुरंत शांतनु के पास जाते हैं और अमन कहता है, भैया अब ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है आप आजकल बहुत परेशान रहने लगे हो, ना खाने पर ध्यान देते हो ना ही अपनी सेहत पर ध्यान देते हो। सेहत पर ध्यान देने वाली वो बस की थी, और वो भी मुझे ऐसे ही बीच मझधार में छोड़कर चली गई। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अब मैं उसके बिना अपनी आगे की जिंदगी कैसे बिताऊंगा। सब कुछ बेकार सा गया है। जेठ जी, मैं आपका दुख समझ रही हूँ। इस समय आप बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। आपके साथ जो भी हो रहा है ये देखकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा तो किसी को नहीं लगता, लेकिन दुख तो मेरा है ना, और अब जिंदगी भर मैं इसे सर पर लेकर चलूंगा ना। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। देखिए, हम आपके लिए जिंदा हैं और हमारी बात मानिए तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपकी उम्र थोड़ी ना कम हुई है जो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। और जब दूसरी पत्नी आएगी ना तो धीरे धीरे आप इस गम से भी उभर जाओगे। तुम्हें अच्छे से पता है ना मेरे लिए तेरी भाभी की क्या अहमियत थी, फिर भी तुम मुझसे दूसरी शादी की बात कर रहा है। अरे दूसरी शादी करने से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अरे जेठ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपके आगे आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर आप ऐसे हार मान जाएंगे तो कैसे चलेगा? मैं तो कहती हूँ आपको दूसरी शादी के लिए मान जाना चाहिए। नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी जेठानी से बहुत प्यार करता हूँ, और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो मैं दूसरी शादी कर लूँ? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। शांतनु की बात सुनकर भावना और अमन वहाँ से चले जाते हैं। जब से शांतनु ने दूसरी शादी करने से मना किया था तब से भावना के तो मानो पर ही लग गए थे। एक दिन शांतनु के सारे कपड़े गंदे होते हैं तो वो अपने गंदे कपड़ों को लेकर भावना के पास आता है। क्या ये, मेरे कपड़े नहीं धोए तुमने? अब जब मैं कपड़े धोती हूँ तब तो आपके कपड़े होते नहीं, और बस एक इंसान के लिए अलग से मशीन चलाना ठीक नहीं लगता मुझे, इसलिए आपके कपड़े नहीं धोए। अब तुमने मेरे कपड़े नहीं धोए तो मैं क्या पहन कर जाऊंगा? हाँ, आपका क्या है, आपको कौन देख रहा है बाहर? आप तो इन कपड़ों में भी जा सकते हो ना। और वैसे भी अगर आपको कपड़े इतने ही गंदे लग रहे हैं तो खुद धो लो, 4 कपड़े ही तो हैं। मैं कपड़े कैसे धो सकता हूँ? मुझे कपड़े धोने नहीं आते, और तुम्हारे होते हुए मैं कपड़े धोऊं? जेठ जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सब अपना काम खुद ही करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि अब ना आप ये सब काम करने की आदत डाल ही लो। कब तक आपके गंदे कपड़े कोई और धोता रहेगा? ये सही भी रहेगा आपके लिए। भावना, मैं तुम्हारा जेठ हूँ, तुम मेरे कपड़े धो ही सकती हो ना। और जब तुम्हारी जेठानी जिंदा थी तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होती थी मेरे कपड़े धोने में, तो अब क्या परेशानी होने लगी? अब क्यों मना कर रही हो मेरे कपड़े धोने से? जी, अब तो आपको समझदार होना चाहिए। यहाँ कोई आपके लिए 24 घंटे बैठा नहीं रहेगा है। मुझे भी अपने काम करने होते हैं। मैं क्या बस आपके काम के लिए हर वक्त ऐसे ही बैठी रहूं? सब ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सभी लोग खाना खा रहे होते हैं जहाँ बस शांतनु नहीं होता। सब खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। भावना सफाई कर रही होती है, तभी शांतनु आकर कहता है, अरे भावना, खाना पीना हो गया क्या सबका? हाँ जेठ जी, आप कहाँ थे? मैंने तो आपको आवाज़ भी लगाई थी। वो मैं एक काम में बिजी था। चलो लाओ मुझे खाना दे दो, मैं अब खा लेता हूँ।
ठीक है जेठ जी, बैठी लाती हूँ मैं। भावना एक प्लेट में 2 रोटी और ग्लास में दूध लेकर आती है, जिसे देखकर शांतनु कहता है, अरे ये क्या है? आज सब्जी नहीं बनाई क्या, जो तुम रोटी दूध के साथ लेकर आ गई? अब मैं इसको कैसे खाऊंगा? जेठ जी वो क्या है ना, मैंने सब्जी बनाई तो थी लेकिन ख़त्म हो गई, और ये 2 रोटी भी इसलिए बची क्योंकि सब्जी नहीं थी वरना ये भी नहीं मिलती। अरे पर जेठ जी खा लीजिए, अब आप अकेले बचे हैं, आपके अकेले के लिए तो सब्जी बनाऊंगी नहीं मैं। इतना कहकर भावना वहाँ से चली जाती है। शांतनु को ये बात काफ़ी बुरी लगती है। वो बिना मन से दूध रोटी खाकर चला जाता है। भावना अब ऐसे ही शांतनु के हर काम को नज़रअंदाज करने लगी थी, जिससे अब शांतनु को और ज़्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। ऐसे ही एक सुबह शांतनु ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, जहाँ वो अपने कपड़े देखकर गुस्से में अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, माँ माँ कहाँ हो, जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहा है? माँ मुझे ऑफिस जाना होता है रोज, ये आपको पता है ना? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन हुआ क्या बेटा? जब पता है तो मेरे एक भी कपड़े इस्त्री क्यों नहीं करवाए? अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? बेटा जब से छोटी आई है ना, तब से मैं घर के काम कम ही करती हूँ। जरूर ना छोटी बहू से भूल हो गई होगी। रुक मैं अभी बुलाती हूँ। भावना बहू जरा यहाँ तो आना। अपनी सास की आवाज़ सुनकर भावना जेठ के कमरे में जाती है। बहू इस तरह के कपड़े तो नहीं निकाले थे ना? हाँ माँ जी मैंने ही दिए थे, क्यों क्या हुआ? जरा बताओगी कि जब तुमने सबके कपड़े इस्त्री के लिए दिए तो मेरे ही क्यों छोड़ दिए? जेठ जी वो ना मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि आपके भी कपड़े होंगे। और अब मैं क्या पहन कर जाऊँ अपने ऑफिस? जेठ जी इतना क्या सोच रहे हो, पहन लो ना, ऐसी एक दिन की तो बात है, वैसे भी आपको देखेगा कौन वहाँ। हाँ बेटा अब इतनी सुबह हम कर भी क्या सकते हैं, तू अभी यही पहन ले, कल से सब सही हो जाएगा। हाँ बेटा। हाँ जेठ जी, अब तो माँ जी ने भी बोल दिया है, पहन लीजिए। क्या माँ अब भी ये सब आप नहीं समझोगे? ऐसे कपड़े पहनकर तो मैं कभी ना जाऊँ ऑफिस। लोग भी सोचेंगे कि इतना बड़ा आदमी होकर भी कपड़े बिना इस्त्री के पहन रखे हैं। शांतनु पहले ही अकेला महसूस कर रहा था, और अब ये सब शांतनु को अंदर से और तोड़ रहा था। मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब लाजिम करें।